रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी सासू माँ तो कब की मर चुकी थी। ससुर जी का ये राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर जी वहाँ। जब मैंने पहली बार वह दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड लैंप ऑन किया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति पार्थ अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो पार्थ की दुल्हन बनकर मैं इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पार्थ से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने पार्थ से लव मैरिज की थी। हम एक दूसरे को कॉलेज से ही जानते थे और फिर कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। हम फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे। हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए थे और अब कॉलेज ख़त्म होने वाला था तो हमने शादी का फैसला किया। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीख सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखती हूँ कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। कौन है जो इस तरह तेज आवाज़ों से चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। 1 घंटा वह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे पार्थ की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी ऐसे बंद हो गई जैसे कभी कोई शोर हुआ ही नहीं। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की को ढूंढ रहा था कि वह कौन थी और क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा, क्योंकि जहाँ वह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही जंगल थे। गांव तो 4-5 किलोमीटर दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बातें हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा नजर आने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया और बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज रात जो कुछ मैंने सुना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह पार्थ प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहे थे। उठो मैडम जी, यह मुंबई नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। पार्थ बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में है, वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली आई। इतना भारी भरकम खूबसूरत लहंगा देखकर मेरी आंखें
फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस लहंगे को पहना था। पार्थ कमरे से जा चुका था। कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे ज्वेलरी पहनाने और तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोट की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, पार्थ की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई। तेज धूप ने मेरी जल्दी से हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी में मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पार्थ से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहा था। गांव की कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और पार्थ मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सिर्फ बस जल्दी से मुंबई जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पार्थ की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। मैंने कहा, पार्थ, मैं गांव में 4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे और रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। नहीं रह सकती मैं यहाँ। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। मैं नींद से चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आँख उसी चीखों से खुली थी। वही एक लड़की की चीखों की पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और पार्थ को भी जगा दिया। मैंने पार्थ से कहा कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पार्थ ने नज़रें चारों ओर घुमाए। कहने लगा, कैसी आवाज़? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पार्थ को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से पार्थ की ओर देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। यह आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। इसका मतलब कोई भूत प्रेत। यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं पार्थ से चिपककर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने पार्थ से मुंबई चलने के लिए कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे मुंबई वापस जाना है। मुझे डर लग रहा है। 2 दिन से यहाँ मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और पार्थ मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार मुझे चुप करा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ही ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें सुनाई दे रही है। ऐसा मुझे
जब मैं छोटा था तो पापा ने बताया था, लेकिन उस साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती थी? मुझे पार्थ की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के बाद मेरे ससुर जी ने पार्थ से कहा, मुंबई कब जा रहे हो? ये सुनकर पार्थ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से मुंबई भेजने का ख्याल आया। पार्थ ने कहा, पापा जी, जो आपका आदेश। पार्थ ने बहुत ही मुश्किल से ये बातें कही थी। वह अपने पापा की बात बहुत मानता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम मुंबई जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पार्थ की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी पार्थ को देखने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यही रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से पार्थ की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारी घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती है। तुम यही रहोगी, मुंबई सिर्फ पार्थ जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई। पार्थ पहले यह नहीं बताया था। उसने तो यही कहा था कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद पार्थ कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगला में नहीं रहना है। तुमने मुझसे कहा था हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता हूँ। बस कुछ महीने यहाँ रह लो। वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती है। फिर मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊँगा। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम उन चीखों पर ध्यान मत देना, तुम्हें कुछ नहीं करेगी। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम बस अपना कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पार्थ की बातों ने तो मुझे ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पार्थ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं पापा जी से कहकर एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। पार्थ शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी तो वह नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि नौकरानी भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो वह घबराने लगती थी और वह डर जाती थी। फिर ना में सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है? मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा होगा।
उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा क्या है। मैं रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वह आवाज़ें अब मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। अब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कन पर काबू पाने लगी। ये आवाज़ मेरे ससुर जी के कमरे से आ रही थी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह भी ऐसे हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने महान बने फिरते थे। फिर यह आवाज़ें, मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर जी और औरतों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा? मैंने पूरी रात जागते हुए निकाली थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पार्थ ने फोन पर बात नहीं की मेरी बहू से। बहू ने तो रो रो के आंखें सुजा ली। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि पार्थ वहाँ बहुत बिजी है, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी जी नहीं कर रहा था। कैसा इंसान था! दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगता। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई और दरवाजे की कीहोल से देखने लगी। वह एक 13 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट कर आ गई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पार्थ को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वह चीखें गांव की मासूम लड़कियों की है, जो तुम्हारे पापा के कमरे से आती है और वह उनको अपना हवस का निशाना बनाते हैं। मेरे मुंह में जो जो बातें आ रही थी मैंने पार्थ से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह भी सदमे में आ गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता था। मेरा बाप हमेशा मुझे हवेली से इसलिए बाहर रखता था और मुझसे पूर्वजों की आत्मा बताते थे, ताकि अपनी काली करतूत दुनिया से और मुझसे छुपा सके। मैं वापस आ रहा हूँ। जब तक मैं आ न जाऊँ तब तक तुम दरवाजे को बंद रखना, कहीं वह लोग तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैंने पार्थ की बात सुनकर फ़ोन काट दिया। मैं गलत होते देख कैसे चुप रह सकती थी? मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मनोहर यानी कि मेरे ससुर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने उस रात
होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि मनोहर कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। मनोहर के कमरे के बाहर की खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 3 बजे मनोहर उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर कमरे में आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 12 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल दिया और कमरा बंद करके चला गया। मनोहर एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। वह दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार की आवाज़ हवेली की बेजान दीवारों से गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई तो मनोहर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, मनोहर साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उस लड़की का बाल पकड़कर कहने लगा, नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाए, रुक तू अभी। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था। फिर उसके गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा और वह लड़की दर्द से चीखने लगी। और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किए वहाँ खड़ी सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की के चीखने के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। मनोहर तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस समय कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। और लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी और मैं घने झाड़ी में छिप गई थी। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वह नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। एक पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से सटा हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैं वहाँ से कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही और हल्की हल्की जैसे ही रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई से वहाँ आकर रुकी। मैंने उस बस की खिड़की पर पार्थ को बैठे हुए देखा। मैंने चिल्लाते हुए पार्थ को आवाज़ दी। पार्थ ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वह भागकर बस से नीचे उतरे और मुझे गले से लगा लिए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मैंने कहा, नहीं पार्थ, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत है। हम दोनों वापस मुंबई आ गए और वहाँ पहुँचते ही मैंने वह वीडियो पुलिस को दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और मनोहर के साथ साथ उसके नौकर को भी जेल हो गई। वह लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरी जगह पर भेजते थे और कुछ को मार देते थे।
अब मैं और मेरे पति मुंबई में ही रहते हैं। अब हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी है। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हूँ, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए जहाँ उन मासूम लड़कियों के साथ गलत हुआ था। लेकिन मैं खुश थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।